कि यूपीएससी में कुछ थीम ऐसी है जो ईयर बाय ईयर लगातार पूछी जाती है और यूपीएससी उन पर बार बार पीवाईक्यू पूछता है। अगर हम उन पीवाईक्यू का अगर माइक्रो एनालिसिस करें और उन सिलेबस की उन थीम को ढंग से अगर हम स्टडी करें तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को लेकर जा सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है GS3। हाय एवरीवन, इंपॉर्टेंट थीम से रिलेटेड हम एक लगातार सीरीज ऑफ सेशन ले रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थीम्स है और उन पे यूपीएससी जो बार बार क्वेश्चन पूछ रही है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को और पीवाईक्यू को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यूपीएससी में कुछ थीम ऐसी है जो ईयर बाय ईयर लगातार पूछी जाती है और यूपीएससी उन पर बार बार पीवाईक्यू पूछता है। अगर हम उन पीवाईक्यू का अगर माइक्रो एनालिसिस करें और उन सिलेबस की उन थीम को ढंग से अगर हम स्टडी करें तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को लेकर जा सकते हैं। इसी सीरीज के क्रम में आज हम जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थीम यानी कि एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थीम है उसका हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। अगर स्पेशली मैं GS3 और स्पेशली हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है GS3। अगर हम लगातार टॉपर्स के मार्क्स देखें GS3 में, स्पेशली हिंदी मीडियम में, तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर इवन कुछ ऐसे टॉपर्स मैं जानता हूं जहां मतलब 60, 65, 70, इवन 80 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर इस कम नंबर का जो एक विश्लेषण मैंने किया कि क्या रीज़न है इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर इससे पहले जो मैंने भी मेंस दिया था उसमें भी मेरे बहुत कम मार्क्स थे, तो इसका एक बड़ा रीज़न मुझे समझ में आया कि जीएस पेपर 3 एक ऐसा पेपर है जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मांगता है। यूपीएससी इसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछती है। अगर इकोनॉमी वाले पार्ट की अगर एक अपन बात करें 2023 के क्वेश्चन की, तो यूपीएससी ने बेरोजगारी के अकाउंटिंग मेथड्स पूछे। ठीक वैसे ही अगर एनवायरनमेंट हो, डिजास्टर मेथड मैनेजमेंट हो, यूपीएससी इसमें थोड़ा सा टेक्निकल और डेटा स्पेसिफिक जाती है। अगर हमें एक कदम आगे रहना है तो हमें सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और यूपीएससी के पीवाईक्यू को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तभी हम एक गेस वर्क कर सकते हैं, अपने बेटर नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक वैसे अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यूपीएससी में इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे पहले अगर हम देखें तो 4 मेजर थीम हैं जिन पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, और उसके बाद में जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक थीम है। अब एनवायरनमेंट अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी देखें तो प्रीलिम्स में फिक्स है कि यूपीएससी को 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछने हैं और हम प्रीलिम्स के लिए एक बार ये कर सकते हैं कि एक कोई भी बुक्स उठा लेंगे और उसमें से अगर तैयारी करेंगे तो लगभग अपना, और करंट अफेयर्स को क्लब कर लेते हैं तो अपना मोटा मोटा जो तैयारी वो हो जाती है। लेकिन अगर मैं मेंस के स्तर पर देखूं, एनवायरनमेंट को लेकर हमारे पास ना तो कोई बेटर स्ट्रेटेजी है और ना ही उससे रिलेटेड कोई बेटर नोट्स या क्लास नोट्स है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट के सिलेबस का पहले से हम माइक्रो एनालिसिस करें और थीम के अकॉर्डिंग अपना मटेरियल कहीं से पिक करें कि अच्छा इस थीम का मटेरियल यहाँ पे अच्छा है तो वो पिक कर लो, या करंट अफेयर्स से उठा लो, या फिर करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन या उससे उठा लो। लेकिन ये है कि कुल मिला के ये है कि जो पीवाईक्यू में थीम पूछी जा रही है वो हमारी अच्छे से कवर होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करें और उसके बाद देखें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे कहाँ से तैयार करना चाहिए, वो डिसीजन अपने को खुद से लेना है। तो अब अगर मैं थीम 1 की अगर बात करूं जो कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे सामने है और थीम 1 देखें पर्यावरण प्रदूषण, तो इसी थीम से अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी यूपीएससी हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछती है। इस पूरे इन 4 थीम से अगर मैं देखूं जो एनालिसिस में रहा है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि यूपीएससी उससे पूछेगी। यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल GS3 आपका 250 का है जो हम पहले से एनालिसिस कर चुके हैं, उसमें से 40 मार्क्स आपके यहाँ आने चाहिए। जब मैं तैयारी के फेज में था तो मैंने कई बार सीनियर से पूछा कि यार किस तरह तैयारी करनी है, हर कोई कहता है तैयारी तो कर लो, तैयारी तो कर लो, तरीका क्या है? तो एक सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रेटेजी अपनाओ। कि बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रेटेजी, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है कि आप सिलेबस को, जो बहुत बड़ा सिलेबस है, जैसे कई बार यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ जितना सिलेबस है, अगर आपको पहाड़ भी तोड़ना है तो जैसे दशरथ मान जी ने किया कि स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है, तो उसी तरह आपको ब्लॉक्स बना लेने हैं कि ब्लॉक्स भाई अगर 250 का पेपर है तो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में बांट लो। जैसे ये एक ब्लॉक्स हो गया, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग ब्लॉक हो गया। आप सिर्फ जब ये तैयारी कर रहे हो तो इसी ब्लॉक पे फोकस करो। अगर आपका ये एक ब्लॉक तैयार हो गया तो फिर आप अगले ब्लॉक पे बढ़ो, यानी स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ोगे तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर एक तो स्ट्रेस नहीं आएगा आपको और दूसरा एक बेटर आपकी तैयारी होगी। इसी तरह अगर हम इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस वाले पार्ट के ब्लॉक्स के ऊपर फोकस करें और देखें कि
पोल्यूशन पर फिक्स है कि यूपीएससी को एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी को एक क्वेश्चन पूछना है, 24, 23, 22, 21। इसी तरह हम आगे देख सकते हैं कि लगभग यूपीएससी ने हर साल, जैसे ये 2018, 15, 13, फिर 13, यानी लगभग पिछले 10 सालों से यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। इसीलिए कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूपीएससी का फिक्स ट्रेंड रहा है कि उसको पोल्यूशन से एक क्वेश्चन हर साल पूछना है। अब यूपीएससी का फिक्स है, अगर 2023-24 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो ये भी है कि 25-26 इसमें भी एक क्वेश्चन पोल्यूशन के एक क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। अब ऑलरेडी आपने पोल्यूशन को ऑलरेडी प्रीलिम्स में अच्छा खासा पढ़ लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप मेंस देने बैठते हो प्रीलिम्स, तो उस समय आपको ये टॉपिक पढ़े हुए एक तो थोड़ा टाइम हो जाता है, दूसरा आपने उसको कभी मेंस के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा है। आपको फैक्ट अच्छे से याद है लेकिन सेग्रीगेट नहीं है चीज़ें। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये वाले चैप्टर को आप अच्छे से अपने कुछ 3-4 पेज के सेल्फ नोट्स बनाओ और उसमें अच्छे से हर एक चीज़ को कि पोल्यूशन की कंसाइज डेफिनेशन क्या है, अच्छा पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या है। जैसे 2024 में यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण, इस कीवर्ड को फोकस करना है कि औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन, ये अगेन इस कीवर्ड को फोकस करना है, विभिन्न समन और उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल, ये भी एक कीवर्ड की भी चर्चा कीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमें जाना है कि जब भी हम यूपीएससी का क्वेश्चन या फिर यूपीएससी में जब हम अपने आंसर अटेंड कर रहे हो या कोई भी टेस्ट सीरीज भी इवन लिख रहे हो, तो सबसे पहला काम जैसे ही क्वेश्चन हमें देखा, हमें क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। यानी क्वेश्चन में एक्चुअल डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ो, तभी आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आएगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो मैं अगर इसे तोड़ूं तो मेरे पास सामने डिमांड क्या आती है क्वेश्चन की कि भारत में नदी के, सबसे पहले तो हमें नदी जल पॉल्यूशन पे फोकस रखना है का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है। यानी यहीं से आपको शुरुआत करनी है। अगर आपके पास कोई डेटा हो या आपके पास जैसे कोई रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट है या कोई एक रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट से आपको ये दिखाना है कि हाँ नदी जल में औद्योगिक प्रदूषण एक मुद्दा है। लेकिन ये आपकी मेन डिमांड नहीं है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में इस लाइन से सिर्फ आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन फोकस हमेशा आपको जहां यूपीएससी ने बोला है वहीं फोकस करना है। अब आपको मेन बॉडी में आपका क्या आना चाहिए कि समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन उपाय, यानी कि समन के लिए क्या क्या उपाय है, तो ये आपके पॉइंट फॉर्मेट में होना चाहिए 1, 2, 3 और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूं, पहला पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट है आपको समन उपाय बताने, और थर्ड पार्ट इसका अगेन ये है कि इस संबंध से रिलेटेड सरकारी पहल क्या है। अब इन तीनों पार्ट को अगर आप टच करोगे तभी आपको यूपीएससी में अच्छे नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ इस एक पार्ट को टच किया कि समन उपाय क्या है, यानी अगर मैं कहूँ अगर ये क्वेश्चन मान लो 15 नंबर का था, तो आपने सिर्फ इस क्वेश्चन के 5 नंबर को ही टारगेट किया। अब एग्जामिनर जब आपको मार्क्स देगा तो इन्हीं 5 नंबर में से ही देगा, इसलिए आपको जरूरी है कि तीनों पार्ट को आप टच करो। इसी तरह अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि तेल प्रदूषण क्या है, अगेन जब पॉल्यूशन से रिलेटेड हम अपने नोट्स बना रहे हो या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो पीवाईक्यू में जो जो हमसे डायमेंशन पूछे हैं, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ 2023 हमसे तेल प्रदूषण पूछा, 2024 में हमसे नदी जल में होने वाले औद्योगिक प्रदूषण की बात की, और 2022 में अगर हम देखें तो अगर अलग ये फोटोकेमिकल स्मोक की बात हो रही है, तो हमें अलग अलग डायमेंशन खोल लेना है। ये ट्राई कर लेना कि इस पार्ट से रिलेटेड क्या क्या डायमेंशन खुल रहे हैं हमारे सामने। तो हम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन की अगर बात करें कि तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, क्वेश्चन का पार्ट 1। पार्ट 2 सबसे पहले आपको बताना है तेल प्रदूषण क्या है। अगर हमसे सीधा पूछा जा रहा है तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमें आंसर भी सीधा देना है, डायरेक्ट हमें बताना है कि तेल प्रदूषण क्या है, और उसके बाद में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, लाइन से लिस्ट बनाने की ये प्रभाव है, और भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। अगेन इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है और इन तीनों पार्ट को आपको आंसर करना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। अब इसी तरह अगर मैं 2021 में पूछे गए क्वेश्चन की अगर बात करूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश AQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे अपने को पॉज लेना है। देखो, आप एनवायरनमेंट हो गया या फिर गवर्नेंस या फिर मैं जो ऐसे टॉपिक है, इकोनॉमी के कुछ पार्ट हो गए जिनमें करंट अफेयर्स के साथ क्लब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वो टॉपिक है यूपीएससी इस सिलेबस के इस पार्ट से जनरली
एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देगी जो करंट अफेयर से लिंक होंगे। अगर करंट अफेयर्स की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है तो आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो अगर आपने करंट अफेयर्स को सही से नहीं देखा है अगर, तो इस पार्ट का तो आंसर आप दे ही नहीं सकते। फिर इसमें क्या है, विगत 2005 के अध्ययन से किस प्रकार भिन्न है, इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस तरह आपको करंट अफेयर से, या फिर यूँ कहूँ कि जो पिछले 1-2 साल से चीज़ें चर्चा में है, स्पेशली एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में टू बी प्रिसाइज पोल्यूशन वाले पार्ट में, उसको आपको अपनी एक डायरी में अलग से नोट कर लेना है, या फिर जब आप उससे रिलेटेड अपने नोट्स बना रहे हो तो उसके साथ क्लब कर लेना है। इस तरह अगर हम आगे बढ़ें, देख सकते हैं कि इस पार्ट से रिलेटेड यूपीएससी लगभग हर एक साल क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछती है। जैसे 2015 में जल प्रदूषण से पूछ लिया, 2018 में अपशिष्ट प्रबंधन से पूछा है, फिर 2013 में जल प्रदूषण है। इस तरह हम गेस कर सकते हैं वायु प्रदूषण 2021 में, वायु प्रदूषण 2022 में, समुद्री प्रदूषण 2023 में और जल प्रदूषण 2024 में। तो हम लगभग ये सोच सकते हैं कि 2025 या 26 में जो भी मेंस दे रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन वायु प्रदूषण पे क्वेश्चन यूपीएससी दे। वायु प्रदूषण पे आ सकता है या फिर समुद्री प्रदूषण पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरली वायु प्रदूषण यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है और इससे यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। अब अगर हम अगली इंपॉर्टेंट थीम की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यूपीएससी का पिछले कई सालों से फेवरेट टॉपिक रहा है। न सिर्फ यूपीएससी का बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो चर्चा का विषय है वो भी जलवायु परिवर्तन है। जब वर्ल्ड लेवल पर जलवायु परिवर्तन चर्चा का विषय है तो निश्चित है कि यूपीएससी उसको अवेयरनेस कितनी उसके बारे में अवेयरनेस है वो जानने के लिए एक क्वेश्चन पूछेगी। हम देख सकते हैं कि 2023 में यूपीएससी ने क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा है। जनरली एनवायरनमेंट वाले चैप्टर पे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम लेकिन बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन पूछती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज पर अगर आप प्रीलिम्स पे देखते हो तो आपको 2 से 3 से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पर लगभग एक क्वेश्चन आपको फिक्स है मिलेगा। 23 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, फिर 21 में क्वेश्चन, 17 में क्वेश्चन, 14 में क्वेश्चन, और ठीक वैसे ठीक है। तो आप लगभग ये उम्मीद कर सकते हो कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन 0 से 1, किसी साल नहीं भी पूछा जाएगा, किसी साल एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे एटलीस्ट जलवायु परिवर्तन के बेसिक फंडामेंटल है वो मेरे तैयार होने चाहिए, और उसको पीवाईक्यू को विश्लेषण करते हुए मेरे उससे रिलेटेड अलग अलग डायमेंशन भी कवर होने चाहिए। जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है 2023 में कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसको अंडरलाइन कर लेना है, यानी कि आईपीसीसी ने वैश्विक समुद्र स्तर में सन 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसके क्या प्रभाव होंगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा है। अगर क्लाइमेट चेंज का अगर हम सबसे पहले बेसिक भी पढ़े तो क्लाइमेट चेंज से हमें पता चलता है कि उसका सबसे पहला इम्पैक्ट है कि उसमें इसकी वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समुद्र के जल स्तर है उनमें बढ़ाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमनद में जो बर्फ जमी हुई वो पिघलेगी तो समुद्र के जल में वृद्धि हो जाएगी, जल स्तर में। तो ये पहली चीज़ है अगर हम क्लाइमेट चेंज को पहले पढ़ें तो। अगर ये चीज़ हमें अच्छे से पहले पता है तो हम इस क्वेश्चन को लगभग इस क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में होंगे कि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले जो तटीय इलाके हैं उनकी जीविका प्रभावित होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, वो क्षेत्र जल डूब में आ जाएंगे। उसके साथ साथ अगर जल स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्री इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो जुड़ी भी है। अगर हम इनको पहले से अच्छे से तैयार कर लें तो एग्जाम हॉल में इस प्रकार के क्वेश्चन को हम निश्चित रूप से उनका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। 22 में हमसे क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए। अब हम जाहिर सी बात है कि अगर क्लाइमेट चेंज पे अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें अच्छे से कंसाइज, ये होता है ना, अगर सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि इसको 20 वर्ड में बताओ, उसमें चैलेंज आ जाएगा। लेकिन अगर हम पहले से ही अगर हमने नोट्स में इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में 20 से 30 वर्ड में उसकी डेफिनेशन अच्छे से रेडी कर रखी है तो आप उस समय एक बेटर पोजीशन में होते हो जब आपको लिखना है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा हमारी पिक्टोरियल मेमोग्राफी काम करती है, और पिक्टोरियल मेमोग्राफी तब काम करती है जब हमने उस चीज़ को अपने नोट्स में लिख लिया और उसको बार बार हमने देखा है, भले ही उसको याद नहीं किया लेकिन बस पेज खोल के हर रिवीजन बहुत ज़्यादा किया तो हमें चीज़ें एट द टाइम याद आती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज हम पढ़ते हैं तो सबसे
बेसिक चीज़ हम क्योटो प्रोटोकॉल जरूर पढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। इसी तरह 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है हमारे सामने कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है। अब ये अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन देखोगे आप तो ये आपका एग्जैक्ट कह सकते हैं। एक तो आपको बेसिक जब पढ़ रहे हो तो आपको कोप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और UNFCCC के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको इसके जो 26वें सत्र में जो प्रमुख परिणाम आए हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ अगेन क्लब करने की आवश्यकता है, तभी इसका आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पर्टिकुलर सिलेबस का ये पार्ट हम जब अच्छे से तैयार करें तो इसकी हर एक चीज़ को हमें करंट अफेयर से भी क्लब करना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पिछले 1 से 1.5 साल जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं जो चर्चा में है, चाहे वो UNFCCC का कोप हो गया या UNCBD हो गया या UNCCD हो गया या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई कन्वेंशन है, ये चीज़ें अच्छे से हमारी क्लियर होनी चाहिए और उन्हीं को हमें अपने नोट्स में शॉर्ट रूप में रिफ्लेक्ट करनी है। इस तरह अगर देखें तो यूपीएससी अलग अलग साल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं जलवायु परिवर्तन रिलेटेड। अब एक अगेन हमारे सामने इंपॉर्टेंट थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। इस थीम पे यूपीएससी 2021 के बाद अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी ने ये छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले सालों में यानी कि 25-26 में ये थीम और इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस थीम पे लगभग संभावना है कि अब यूपीएससी वापस इस पर क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि पहले हम बात कर रखे हैं कि एनवायरनमेंट वाली थीम पे यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मेंस में थोड़ा स्कोप कम हो जाता है। लेकिन 21 में क्वेश्चन आया है, 22, 23, 24 में नहीं आया, तो ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में ये थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगेन UNFCCC पे क्वेश्चन पूछा 2021 में कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ इस पर कीवर्ड पे करना है कि हरित ग्रिड पहल है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसमें यह विचार पहली बार कब दिया गया। आप देख रहे हो जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि GS स्पेशली GS पेपर 3 यूपीएससी का ऐसा पेपर है जो एग्जैक्ट आंसर मांगता है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये कब हुआ और ये है क्या। यहाँ पर आप जर्नलिस्टिक आंसर लिखने की आपके पास संभावना है जनरली दूसरे पेपर के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप GS 4 में देखो तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस का यूज़ करके लिख सकते हो, इवन GS 1 में भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन जब हम GS 3 की बात करें तो वो पूरी तरह टेक्निकल डिमांड करता है आपसे, आपको हर एक चीज़ की टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे 2023 में मैं याद करूँ तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था चंद्रयान पर कि उसके पेलोड कौन कौन से हैं। तो अब आपको यहाँ पर आप ये नहीं गेस वर्क नहीं कर सकते, इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है। तो इस तरह जब आप क्योंकि अगर फिक्स आंसर पूछे जाते हैं, अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है आप इसका बहुत अच्छा आंसर दे दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं दोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें तैयार कर पाओ। अभी सबसे परफेक्ट टाइम है जो 2026 में देने जा रहे हैं मेंस, मैं उनके लिए कहूँगा कि अभी सबसे परफेक्ट समय है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक वैसे अगर हम आगे बढ़ें तो 2019 में 2017 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2015 में 2013 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2000 आगे आने वाले 25, 26, 27 जो भी आगे तैयारी कर रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन की उम्मीद कर सकता है। अब अगेन हमारी एक इम्पोर्टेंट थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट। यूपीएससी लगभग 1 से 2 सवाल इस थीम से हर साल पूछती है। एक कन्फर्म है और कई बार यूपीएससी से 2 भी पूछ लेती है और बहुत छोटा, यानी कि अगर आप 2 दिन अगर इस पे अच्छे से दोगे, कोई आपको क्लास लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप 2 दिन अगर अच्छे नोट्स फॉलो करके अगर इसको अच्छे से तैयार कर लो, कुछ इस गवर्नमेंट की वेबसाइट और कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर भूकंप आ जाए तो उसके क्या गाइडलाइन है, सुनामी आ जाए क्या है, उनको आप देख लो, यानी अगर एक बेटर खुले दिमाग से स्ट्रेटेजी बनाओ तो ये आप 2 से 3 दिन में ये पूरा पार्ट आप तैयार कर सकते हो। और हर साल फिक्स है 1 से 2 साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसके बाद में बस आपको करंट अफेयर से क्लब कर लेना है। अब जिसमें 2024 की बात करूँ तो यूपीएससी ने इसमें इस पार्ट से 2 क्वेश्चन पूछे, 2023 में 1, 2022 में 1, 2021 में 1, ठीक वैसे 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे।
2020 में 1, 19 में फिर 2, 18 में 1, 17, 16। इस तरह आप देख सकते हो कि पिछले 10 से 11 साल से यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में 1 से 2 सवाल यूपीएससी पूछ रही है। इन सारे सवालों की जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके और खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है साल बाय साल। इसमें मैंने न सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं बल्कि साथ साथ कि ये क्वेश्चन किससे संबंधित है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो शहरी बाढ़ से संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन है वो आपदा प्रतिरोध से संबंधित है, ये 23 में जो क्वेश्चन पूछा है वो बादल फटना से है। तो इस टाइप से मैंने लिख भी दिया है साथ में, ताकि आप जब खुद अपने नोट्स बनाने बैठो या फिर इससे रिलेटेड अपनी तैयारी करो उस समय आप बेटर ढंग से कीवर्ड या थीम को समझ सको। अब अगर हम 2024 में पूछे क्वेश्चन की बात करें कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। अगर आप 2024 की बात करूं तो अगर मैं इससे पहले एक साल की बात करूं तो 2023 में और प्लस 2023-24 में भारत के बहुत से शहरों में शहरी बाढ़ आई। जैसे दिल्ली में अलग अलग जगह में पानी भर गया था, बेंगलोर में ये घटना हुई, मुंबई में, तो बहुत सारी जल भरने की घटनाएं हुई, स्पेशली सिटी में। तो सिटी बाढ़ पे यूपीएससी को क्वेश्चन लगभग ये श्योर था कि क्योंकि 1 से 2 साल से चर्चा में था, यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना ही था। दिल्ली पूरे साल, पिछले एक साल जब ये क्वेश्चन पूछा उस एक साल पूरे साल दिल्ली में ये प्रॉब्लम रही थी पानी भरने की। तो यूपीएससी ने यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के पहले तो यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया है, अब क्या है कि इस आपदा के कारणों की चर्चा करनी है। पार्ट 1 की यहाँ पे कारणों की चर्चा करनी है हमें, और पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं की उल्लेख कीजिए। तो दूसरा पार्ट ये है कि 2 बाढ़ की हमें बात करनी है, और भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। ये तीसरा पार्ट है। अगेन हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम क्वेश्चन को पढ़े तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए कि हमें पूछा क्या क्या गया है। ऐसा नहीं कि हमने बस एक लाइन देखी और उसी पे पूरा आंसर लिख दिया, और जब लिखा तो फिर पता चला अच्छा ये तो, फिर देखा कि यार नंबर नहीं है, नंबर कैसे आएंगे, हमने पूरे क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको ही नहीं समझा था। तो इस क्वेश्चन में हमें इन 3 पार्ट में बात करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। अब जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर तो दो, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। यानी अगर 15 नंबर का है तो 9 नंबर, 9.5 नंबर भी आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन है, और अगर आपको चीज़ें पहले से तैयार है, आपको शहरी बाढ़ अच्छे से क्लियर है कि शहरी बाढ़ अलग क्यों है। अलग इसलिए है क्योंकि जो अपशिष्ट निपटान के जो पाइप्स है वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए शहरी बाढ़ कई बार प्राकृतिक से ज़्यादा मानवीय घटनाएं हो जाती हैं। तो उसको आपको अच्छे से बताना की ज़रूरत है। उसी के साथ कि कारण क्या है, इन कारणों को आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको 2 वो प्रमुख घटनाएं अगर अच्छे से याद है जो पिछले दशकों में रही है, और उसके साथ आपने भारत की नीतियां अगर 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट लिख दी, एग्जाम्पल लिख दिए, कुछ फॉर्मूला बना दिए, कुछ ग्राफ बना दिए, तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट है और इनके आंसर फिक्स है। जिनके आंसर बिल्कुल फिलोसॉफिकल हो उसमें नंबर आने की जनरली कम संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। अब अगर हम 2024 में पूछे दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि आपदा प्रतिरोध क्या, अगेन सेम इसी फॉर्मेट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट कि आपदा प्रतिरोध है क्या, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। आप देख रहे हो कि GS3, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि GS3 कंप्लीट एक टेक्निकल आंसर मांगता है। आपको फिक्स है कि इसमें पता होना चाहिए। अगर आपको आपदा प्रतिरोध नहीं पता है तो नहीं पता है, अब इसमें आप कुछ गैस वर्क नहीं कर सकते, और इसे निर्धारित कैसे किया जाता है, बिल्कुल टेक्निकल हो गया। तो अब आपको यहाँ फिक्स पहले से पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। अब ये फिक्स आंसर है और इसके कुछ सर्टेन फिक्स आंसर, ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ भी लिख दोगे, आपको एग्जैक्ट इसमें इसकी डिमांड है। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप माइक्रो एनालिसिस करो सिलेबस का और PYQ का, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आपको सेंडाई फ्रेमवर्क पूछा जा रहा है तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हो सकता है आगे फिर से किसी रूप में यूपीएससी पूछ ले। ठीक है, तो इस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप अलग अलग साल में पूछे गए क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे भूकंप से पूछा गया है, ये यहाँ पे भूस्खलन से 2019 में पूछा गया है। फिर अगेन 2018 में देखो रिपीट हुआ है, 2018 में सेंडाई फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आया है, और फिर 2024 में फिर से आ गया है, और आगे भी हो सकता है ये रिपीट हो जाए। और उसी तरह बादल फटना पे 2016 पे ये क्वेश्चन आया है, और भूकंप पे 2015 पे वापस क्वेश्चन आया है, सूखा पे क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है फिर से यूपीएससी अगर 1-2 साल चर्चा में अगर बाढ़ या सूखा या ऐसा कोई या कोई चक्रवात आ जाता है
और ये चर्चा में अगर रहते हैं 1-1.5 साल तो यूपीएससी फिर से इन्हीं पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। इस तरह अगर आप जब ये क्वेश्चन लिखने बैठो या इससे रिलेटेड अपने नोट्स बना रहे हो या स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो नया सिर्फ आपको कंटेंट लिखना है, बल्कि कंटेंट के साथ कुछ मसाला भी ऐड करना है, जो कि हमारा क्यूईपी का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हमें कैसे मार्क्स को एनरिच करने हैं, कैसे नॉर्मल मार्क्स से हमें वैल्यू एडिशन करके और हर क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा लाना है। उसके लिए ये चीज़ें भी थोड़ी हम कर लेंगे कि हम उसमें इस टाइप के ग्राफ बना देंगे। इसलिए बहुत कम शब्दों में हम अपनी बात कह पाएंगे। कुछ कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, जैसे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, क्लाइमेट चेंज, क्राइसिस मल्टीप्लायर या फिर क्लाइमेट रियलिज्म, ग्रीन वॉशिंग। इस टाइप के कीवर्ड हम थोड़े अगर यूज़ करते हैं, ये इंग्लिश की है, इसकी हिंदी वाली मैं लगवा दूंगा, तो इस टाइप के कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस टाइप के फॉर्मूलाज हम थोड़े से अगर इनोवेटिव हो और हमारे पास टाइम हो, लेकिन ये सारी चीज़ें रियल एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते, इसको आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर इस टाइप का जैसे फॉर्मूला अगर हमने बना दिया कुछ कि ट्रेस टू ट्रेजर प्लस बायो एनर्जी प्लस 3R इज इक्वल टू सर्कुलर ग्रोथ इंजन। अब आपने इस तरह का अगर इनोवेशन कर दिया तो ये निश्चित है कि ये बहुत ही कम कॉपीज़ में इस तरह का इनोवेशन होगा, और कम कॉपीज़ में होगा तो वो कॉपी डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट है तो आपको दूसरे से मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जनरली कंपैरेटिव कॉपी चेक होती है। अगर पहले वाले से अगर आपकी कॉपी अच्छी है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और फिर अगर आप इस तरह के आंसर लिखते हो कि बहुत ही कंसाइज वे में शुरुआत करके और एग्जैक्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आईपीसीसी का सीधा इन्होंने आईपीसीसी से शुरुआत करके, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप एग्जाम्पल का यूज़ करके और अपने इस तरह डायग्राम वगैरह बना के और थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखकर अगर आप आंसर लिखते हो और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट इत्यादि यूज़ करते हो, तो निश्चित है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। इस वाली थीम से रिलेटेड हमने पीवाईक्यू का डिस्कशन किया। आगे हम किसी और थीम से रिलेटेड पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।